इस हॉल में मौजूद हर आदमी अपने आप को पूछे कि आर्टिकल 21A का मैंने कितना इस्तेमाल किया, तो पता चलेगा कि हम में से 90% लोगों ने आर्टिकल 21A को छोड़ दिया और हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा। जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर चाहते हैं कि आपके बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, तो आपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना, क्या यह उनका अपमान नहीं है? आपने अपना फंडामेंटल राइट को तो छोड़ दिया, लेकिन उसके आगे उसका इफेक्ट क्या हुआ यह सोचा क्या? भाई ने अभी जिक्र किया मुमरा का, 50,000 स्कूलें महाराष्ट्र में बंद हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि वहां बच्चे नहीं है, पट संख्या नहीं है। आपके बच्चे सारे प्राइवेट स्कूलों में हैं जहां रिजर्वेशन नहीं है। सविस्तर में पूरी बात, यानी डिटेल में पूरी बात लक्ष्मण जी ने रखी है। जब मैंने ये किताब पढ़ी, काफी दिन हो गया, तब ये अमेजन पर अवेलेबल थी। अमन जी आज नहीं है, आज सिर्फ फ्लिपकार्ट पर है। कई अच्छी किताबें गायब हो जाती है अमेजन से, जो लोगों तक के नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसी तो बहुत जल्दी गायब होती है। तो पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले दुआ की कि अल्लाह, मेरी बेटी ने ये नहीं पढ़नी चाहिए। मेरी छोटी बेटी, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी जस्ट एमए हुई है, बीए भी वहीं से किया, एमए पॉलिटिकल साइंस में किया, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में नहीं किया। वो चाहती थी कि वो एकेडमिशियन बने। मैंने उसको फोन कर पूछा कि किताब पढ़ी? बोले नहीं, वो हिंदी में है, मैं पढ़ना चाहती हूं। तो मैं खुश हुआ, लेकिन आज आते ही इन्होंने डरा दिया कि वो उसका इंग्लिश वर्जन आ रहा है। क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण यादव, इनकी इमेज क्या है ये उसी से मुझे पता चली। हम दोनों दीक्षा भूमि के एक प्रोग्राम में साथ में थे। वहां का एक फोटोग्राफ आपके सोशल मीडिया हैंडल पर आया, वो दिल्ली में देखा गया। उसने मुझे कॉल किया, आप प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को जानते हैं? मतलब सवाल ये मुझसे नहीं, उनसे होना चाहिए कि क्या आप फिरदौस मिर्जा को जानते हैं? मतलब मैं तो उस वक्त ट्रम्प थे, मैं ट्रम्प को भी जानता हूं। तो ये इमेज इनकी है। और जब पता चला बच्चों को कि इनको नौकरी से दूर कर दिया गया, तो जो हार्ट ब्रेक हुआ, वो बुक में आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ आएगा। वो कहानी भी उसने मुझे सुनाई। तो संविधान का एक विद्यार्थी होने के नाते मैं इस चीज को एक अलग एंगल से देखना चाहता हूं। थोराट सर के बारे में यादव जी ने कहा कि उन्होंने SC, ST, OBC स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी ऐसे रास्ते खोल दिए जिसकी वजह से वो पढ़ पाए। यादव जी, आप एक छोटी सी चीज भूल गए उसमें, कि मौलाना आजाद फेलोशिप भी सर के जमाने में ही शुरू हुई थी। और इस फेलोशिप की वजह से तकरीबन 60,000 मुसलमान विद्यार्थी हायर एजुकेशन ले पाए थे। ये मेरा अपना नहीं है, वो डेटा अवेलेबल है। और आज जो सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं, उन्होंने पिछले साल बंद कर दिया, क्योंकि आप पढ़ के क्या करोगे? आपको तो हम स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगे। स्किल डेवलपमेंट सीखना इसलिए जरूरी है कि सुतार के बच्चे ने सुतारी काम सीखना चाहिए, लोहार के बच्चे ने लोहारी काम सीखना चाहिए, मैकेनिक के बच्चे ने मैकेनिकल काम सीखना चाहिए, और पंचर बनाने वाले के बच्चे ने पंचर बनाना ही सीखना चाहिए। तभी तो जाति व्यवस्था व्यवस्थित चलेगी। और इसी का नाम स्किल डेवलपमेंट है।
लेकिन फिर भी मैं सरकार को या सरकार में बैठे हुए लोगों को इसका जिम्मेदार नहीं मानता। 26 जनवरी 1950 हमने डॉक्टर बाबा साहब की दिए हुए संविधान को पूरे देश में लागू किया। 26 नवंबर 1949 को कहा कि यह हम अपने प्रति लागू कर रहे हैं और खुश हो गए। हम खुश हो गए यही जिक्र करते करते कि मेरे पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर खड़े हैं। हम खुश हो गए यह कहते कहते कि हमने इतनी मूर्तियां डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की बना ली। क्या हमने उस दिन डॉक्टर बाबा साहब के आर्टिकल 14 को याद किया, जिस दिन पहली बार शिक्षा संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या क्लॉक आवर बेसिस पर टीचर्स को लेने की बात हुई? आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है कि हर भारतीय नागरिक कानून की नजर में बराबर होगा। तो जो परमानेंट प्रोफेसर है, क्लॉक आवर बेसिस का प्रोफेसर है या कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर है, वो एक ही तरह का काम करता है, काम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन परमानेंट प्रोफेसर को 7th पे कमीशन के हिसाब से हम 2.5 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर को 40,000 रुपए देखते हैं और क्लॉक आवरली बेसिस वाले को कुछ 100 रुपए पर घंटे के हिसाब से देते हैं। वो काम वही कर रहा है, हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि 6 से 14 साल वाला हर बच्चे के लिए हमने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। उस वक्त हालात नहीं थे, फंड्स की कमी थी, फाइनेंस का प्रॉब्लम था, तो कहा था 10 साल बाद ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल से उठा के फंडामेंटल राइट बनाएंगे। लेकिन वो बनते बनते 60 साल लग गए। 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। आर्टिकल 21A यह हमारा मूलभूत अधिकार बना, जो ये कहता है कि हर 6 से 14 साल के बीच के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, ये उसका फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। हमने क्या किया? एक अगर छोटा सा सर्वे करें, मैं नहीं करूंगा, और इस हॉल में मौजूद हर आदमी अपने आप को पूछे कि आर्टिकल 21A का मैंने कितना इस्तेमाल किया, तो पता चलेगा कि हम में से 90% लोगों ने आर्टिकल 21A को छोड़ दिया और हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा। जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर चाहते हैं कि आपके बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, तो आपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना, क्या यह उनका अपमान नहीं है? आपने अपने फंडामेंटल राइट को तो छोड़ दिया, लेकिन उसके आगे उसका इफेक्ट क्या हुआ, यह सोचा क्या? भाई ने अभी जिक्र किया मुमरा का, 50,000 स्कूलें महाराष्ट्र में बंद हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि वहां बच्चे नहीं है, पट संख्या नहीं है। आपके बच्चे सारे प्राइवेट स्कूलों में हैं, जहां रिजर्वेशन नहीं है, जहां तनख्वाहें सरकार के रेट से नहीं मिलती है। और आपके एक फंडामेंटल राइट छोड़ने की वजह से यह हुआ कि उन 50,000 स्कूलों में, जहां 10 का एवरेज अगर मैं पकड़ूं कि एक स्कूल में 10 टीचर, यानी 5 लाख टीचरों की नौकरी कम हुई है, जिसमें से 15% SC थे, 6% ST थे, 27% OBC थे और 33% औरतें थी। आपके एक फंडामेंटल राइट छोड़ने से प्राइवेटाइजेशन का भूत हर जगह पहुंच गया। जिस दिन महाराष्ट्र ने पॉलिसी लाई कि आज से कोई परमानेंट टीचर नहीं बनेगा, पहले हम उसको शिक्षण सेवक बनाएंगे, हम में से किसी ने विरोध नहीं किया। मराठी में हम लोग कहते हैं कि बुढ़ी मिल्याचं दुख नाही पण काळ सोकावतो। किसकी सरकार थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही शिक्षण सेवक घुसा, हम अपने बच्चों को उसकी जगह पर लगाने के लिए तैयार हो गए। 3 साल तक के 3,000 रुपए में काम करवाने के लिए तैयार हो गए। सरकार के समझ में आ गया
कि कोई बात नहीं, सारी नौकरियां प्राइवेट कर दो, सारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कर दो, हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, जनता बिल्कुल आवाज नहीं उठाएगी। तो उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। कोरोना आया, लाखों करोड़ों नौकरियां गई, लेकिन सरकार ने 4 मई 2020 को कोरोना का फायदा लेते हुए एक जीआर निकाला महाराष्ट्र सरकार ने, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी शिक्षण संस्था में कोई भर्ती नहीं होगी। कोरोना तो कब से चला गया। कुछ रिलैक्सेशन आज हुआ, अभी 2 महीने पहले कड़ू साहब, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को परमिशन दिए जो उनके मर्जी के थे। तो वैसे ही मर्जी के एजुकेशन सोसाइटी में आज इंटरव्यूज नागपुर में हो रहे थे, तो मैंने उसके प्रेसिडेंट से पूछा कि भाई क्या पोजीशन है आज। तो वो कहने लगा कि एक पोस्ट है केमिस्ट्री के प्रोफेसर की, उसके लिए 385 एप्लीकेशंस आए हैं, यानी 385 डॉक्टरेट नेट सेट। तो क्या हम कभी सोचते हैं कि हम पॉलिसीज पर डिस्कशन क्यों नहीं करते। आज मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस किताब के बहाने कम से कम इस बात को करने का मौका उन्होंने मुझे दिया कि हम पॉलिसी पर बात करें, हम फंडामेंटल राइट्स क्यों है इसको समझे, और आपका अपना फंडामेंटल राइट छोड़ने का दूसरों के फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर पड़ता है उसको हम समझे, सोचे। कम से कम अपने आप को हम जब अम्बेडकरवादी कहते हैं तो हमको तो यह सोचना होगा, हमको अंधानुकरण करके फायदा नहीं है। कुछ कुर्बानियां तो आपको भी देनी होगी। हो सकता है मेरी बहनों को, उनको किटी पार्टी की पार्टनर्स कहे कि अरे तुम्हारे बच्चे स्टेट में पढ़ रहे, स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि स्टेट बोर्ड हमारे यहाँ जैसे पहले जातीय व्यवस्था होती थी या वर्ण व्यवस्था, वैसा स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, फिर वो इंटरनेशनल बोर्ड, ये एक नई जातीय व्यवस्था आई है। ये इस तरह के जो आए हैं, ये प्राइवेटाइजेशन को बहुत तेजी से ताकत दे रहे हैं। मुझे तो डर है सर, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कहीं ये ना हो कि कलेक्टर का पोस्ट भी प्राइवेट हो जाए। एक गोष्ठी में मैंने कहा था कि मैं सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, लैटरल एंट्री से सेक्रेटरीज ले रही है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि सारे सरकारी पोस्ट प्राइवेटाइज कर दें। रेवेन्यू भी आएगा, हम बेचेंगे वो पोस्ट, क्योंकि तनख्वाह से वैसे भी पूरी होती नहीं है। तो अगर तलाठी की पोस्ट है, पटवारी की पोस्ट है, वो हरास करें और उसको बोले कि भैया 7-12 हज़ार रुपए का, तूने उससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि वैसे भी 10 रुपए में देने वाले कागज की तू 500 तो ले ही रहा है। अगर ऐसा होगा तो इस संवैधानिक सेटअप का क्या होगा। तो आज के दिन जब हम इतनी शानदार किताब के विमोचन के लिए यहां जमा हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे विनती करूंगा कि ये किताब का सामूहिक वाचन होना चाहिए। जो एक्सपीरियंसेस इसमें है, हम लोग रोज देखते हैं वो एक्सपीरियंसेस, क्योंकि रोज कोर्ट में मुझे वो लड़ाई लड़नी होती है। आज ही एक केस में चला रहा था, 1-2 मिनट ज्यादा लेते हुए बताऊं। 2004 में अपॉइंट हुए टीचर, वाइस प्रिंसिपल बन गए, तब नो ग्रांट बेसिस पर था। जब ग्रांट आने लगी तो संस्था चालक ने उससे कहा कि हम नई भर्ती करते हैं और आपको हम परमानेंट बताएंगे। उससे रेजिग्नेशन लिया, उसको फिर से अपॉइंट किया। टीचर के समझ में नहीं आया कि 2004 से 11 तक की सीनियरिटी चली गई। जब ग्रांट आने लगी तो उससे आधी तनख्वाह मांगी जाने लगी, जिससे उसने इनकार किया। कहा कि 2004 से 11 तो मैं मुफ्त में काम कर रहा था, तो नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाल दिया गया, फिर वो लड़ता रहा 11 से 17 तक के कोर्ट में। 17 में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको रीइंस्टेट करो और बैक वेजेस दो आधे।
उसको आधे बैकवेजेस तो मिले नहीं, लेकिन ग्रांट इन एड है करके एजुकेशन ऑफिसर के पास में गई फाइल कि इसको अप्रूवल दिया जाए ताकि गवर्नमेंट से आने वाला पैसा मिले। एजुकेशन ऑफिसर ने डिप्टी डायरेक्टर के पास भेजा, डिप्टी डायरेक्टर ने कहा इसको अप्रूवल मिलना चाहिए। एजुकेशन ऑफिसर ने ऑर्डर किया कि इसका अपॉइंटमेंट ओपन से था और ओपन की जगह आज अवेलेबल नहीं है करके इसको हम अप्रूवल नहीं देंगे। और आज मैंने उसकी केस चलाई 2024 के अगस्त में। तो इस तरह की लड़ाइयां हमको रेगुलरली लड़नी पड़ती है, क्योंकि जब वो कानून बनते हैं हम उसका विरोध नहीं करते। तो वो कानून हमको इफेक्ट कैसे करते हैं ये अगर समझना है तो आपको इस किताब का सामूहिक वाचन करना पड़ेगा। और अगर कोई कॉलेजेस में है तो कॉलेजेस में तो कंपलसरी नहीं करना चाहिए, ताकि समझे कि गलत कानूनों का वक्त पर विरोध नहीं करने के इफेक्ट्स हमारी अगली पीढ़ियों को किस तरह से भुगतना पड़ने वाला है। एक और मिसाल मैं आपको बताऊं जो हाल में बहुत चर्चा में, वो नीट की है। जब हम लोग कॉलेज में थे तब मेडिकल के एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं था, 12th पास किया, जो मेरिट में आया वो मेडिकल में गया। हमने बड़े खुशी खुशी नीट को एक्सेप्ट किया। उसका एक रिजल्ट ये हुआ कि शहरी भाग में क्लासेस अच्छी होने से, पैसे लेके पढ़ाया जाने की वजह से शहरी विभाग से बहुत सारे बच्चे मेडिकल में गए, और मेरे जैसे लोग जो देहातों से आते हैं वो उनके साथ कॉम्पीट ही नहीं कर पाए। फिर से आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ और अब तो वो जगहें बिकने लगी। आप देख रहे हैं 100% रिजल्ट लग रहा है कुछ स्टेट के कुछ सेंटर्स से। हमने विरोध नहीं किया, हम आज भी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम आज भी खुश हैं कि रीटेस्ट नहीं हुआ। हम कंटेंट है क्योंकि हम सिर्फ हमारे बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहे। तो अगर ये सब का असर क्या होगा ये समझना है तो इस किताब को हमको पढ़ना होगा। और दूसरी बात, किसी भी कीमत पर हमको हमारे फंडामेंटल राइट्स हाथ से जाने नहीं देने होंगे। चाहे सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे बीच कितनी भी दरारें डालने की कोशिश करे, हमको अपने अधिकारों को किस तरह से बचा के रखना है ये सीखना होगा। इसके लिए आंदोलन करना होगा।